जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां विवाह मतलब जो शादी है वो कोई लीगल एग्रीमेंट या पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक ऐसा समाज जहां डिवोर्स या तलाक जैसा कोई शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता था। बिल्कुल, मतलब जहां ये माना जाता था कि एक बार जो रिश्ता जुड़ गया वो सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का बंधन है, एक ऐसा बंधन जो मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। हाँ, मतलब सुनने में तो ये बहुत ही रोमांटिक और स्पिरिचुअल लगता है ना। राइट, लेकिन जरा सोचिए अगर यही रिश्ता एक बुरे सपने में बदल जाए तो क्या होगा? अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। एग्जैक्टली और यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस डीप डाइव का बेस है। हाँ, तो आज हम इसी फैसिनेटिंग सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे पास लीगल जर्नल्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट्स का एक पूरा स्टैक है। और आज का हमारा जो मिशन है वो इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। बिल्कुल, हम ये समझेंगे कि कैसे एक 5000 साल पुराना कभी न टूटने वाला पवित्र संस्कार मतलब जो एक सैक्रामेंट था वो आज के मॉडर्न टाइम में एक हाइब्रिड लीगल स्ट्रक्चर बन चुका है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स भी पूरी तरह से शामिल हो गए हैं, है ना। आखिर एक पवित्र अग्नि के चारों ओर लिए गए 7 फेरे कोर्ट के लीगल फ्रेमवर्क तक कैसे पहुंच गए? चलिए इस पूरी इवोल्यूशन को अनपैक करते हैं। तो इस सफर को सही मायनों में समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा, वैदिक काल में। हाँ, जहाँ पुराने समय में ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में जीवन को बहुत ही स्पिरिचुअल नजरिए से देखा जाता था। देखिए, विवाह को सिर्फ 2 लोगों के साथ रहने का अरेंजमेंट नहीं माना जाता था, इसे 16 आवश्यक संस्कारों में से एक माना गया था। 16 संस्कार, राइट। और हिंदू फिलॉसफी के अनुसार जीवन के जो 4 मुख्य लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल, और विवाह इन चारों को प्राप्त करने का एक बहुत ही आवश्यक माध्यम था। उस समय के जो थिंकर्स थे उनका मानना था कि विवाह एक शाश्वत और अविच्छेद्य बंधन है। अविच्छेद्य मतलब जो कभी अलग नहीं हो सकते, मतलब एक बार जो जुड़ गए वो जुड़ गए। हाँ, इनडिसॉल्युबल। ये 2 आत्माओं का मर्जर था। लेकिन हर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिकल और कभी-कभी बहुत डार्क साइड भी होता है। वो तो है, और जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इस ट्रेडिशनल सिस्टम में सहमति यानी कंसेंट का कोई खास महत्व ही नहीं था। खासकर अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये माता पिता द्वारा किया गया एक कन्यादान होता था, लिटरली गिफ्टिंग द डॉटर। गिफ्टिंग द डॉटर। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि समाज में पॉलीगेमी यानी बहुविवाह की पूरी अनुमति थी। हाँ, एक पुरुष कई शादियां कर सकता था, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये एक पवित्र संस्कार था, इसलिए शादी से बाहर निकलने का मतलब डिवोर्स का तो कोई रास्ता ही नहीं था। एग्जैक्टली। और जब सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होने लगी तो ये साफ हो गया कि सिर्फ आत्माओं के मिलन वाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। इससे महिलाओं के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनकी रक्षा नहीं हो सकती। सही बात है। जब एक तरफ पॉलीगेमी हो रही हो और दूसरी तरफ डिवोर्स का कोई रास्ता ना हो तो ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से एक्सप्लॉयटेशन का टूल बन सकता है। और यहीं से बदलाव की एक बहुत बड़ी आंधी की शुरुआत हुई। आजादी के बाद जब भारत अपना संविधान बना रहा था। हाँ, तब देश को एक ऐसे प्रोग्रेसिव लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत थी जो इक्वालिटी और जस्टिस पर खड़ा हो सके। और इसी जरूरत ने जन्म दिया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को, यानी HMA। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए इसे रिफॉर्म करने की कोशिश की। हाँ, और मैंने ये पढ़ा है कि उन्हें पार्लियामेंट और सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से बहुत भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। बहुत ज्यादा। उन लोगों का तर्क था कि भाई, विवाह एक भगवान का बनाया हुआ संस्कार है, इसमें स्टेट या लॉ इंटरफेयर कैसे कर सकता है। डिवोर्स शब्द को हिंदू विवाह में इंट्रोड्यूस करना उस समय एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। बिल्कुल शॉक था। लेकिन काफी बहसों और स्ट्रगल्स के बाद 1955 में जब ये एक्ट पास हुआ तो इसने विवाह को पूरी तरह से एक वेस्टर्न बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और ना ही इसे पुरानी अंधी परंपरा के रूप में छोड़ा। एग्जैक्टली। कानून ने एक बहुत ही ब्रिलियंट हाइब्रिड मॉडल तैयार किया। हाइब्रिड मॉडल मतलब आज की तारीख में हिंदू विवाह न तो पूरी तरह से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और न ही सिर्फ एक रिलीजियस सैक्रामेंट। राइट। रस्में और रिचुअल्स अभी भी पूरी तरह से धार्मिक हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं, राइट्स हैं, और अगर बात रिश्ते के टूटने तक पहुंचती है तो वे पूरी तरह से लीगल हैं। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है।
अगर ये एक हाइब्रिड व्यवस्था है तो लीगली एक विवाह को वैलिड कैसे माना जाए? क्या कोई भी दो लोग बस उठकर शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून ने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज तय की हैं। और अगर उन बाउंड्रीज को क्रॉस किया गया? तो लॉ उस शादी को मानता ही नहीं है। एक्ट के तहत एक वैलिड मैरिज के 5 मुख्य पिलर्स हैं। तो चलिए टेक्स्ट बुक की तरह सेक्शन नंबर्स रटने के बजाय इन पिलर्स के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है मोनोगैमी, यानी एकल विवाह। हाँ, कानून कहता है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब था प्राचीन काल से चली आ रही पॉलीगैमी की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करना। एक समय पर आप सिर्फ एक ही शादी में रह सकते हैं। लेकिन इंसान की फितरत, जब कानून स्ट्रिक्ट होता है तो लोग लूपहोल्स ढूंढने लगते हैं। वो केस तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। हुआ यूं कि एक हिंदू पति जो पहले से शादीशुदा था, वो अब किसी और महिला से शादी करना चाहता था। अब क्योंकि हिंदू लॉ में दूसरी शादी करना इंडियन पीनल कोड के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बाइगमी कहते हैं इसे, तो उस व्यक्ति ने एक शॉर्टकट निकाला। उसने सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी करने के इरादे से इस्लाम धर्म अपना लिया, क्योंकि इस्लामिक पर्सनल लॉ में बहुविवाह की अनुमति है। देखिए, ये सिर्फ एक लीगल लूप होल का इस्तेमाल नहीं था, ये पहली पत्नी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, एक इमोशनल बिट्रेयल था। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। हाँ, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी हिंदू पति सिर्फ दूसरी शादी करने के इरादे से धर्म परिवर्तन करके कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। बिल्कुल। ऐसा करने पर भी उसकी पहली हिंदू शादी लीगली वैलिड रहेगी और उसकी वो दूसरी तथाकथित शादी बाइगेमी का अपराध ही मानी जाएगी। ये जजमेंट इस बात का सबूत था कि लॉ धर्म के नाम पर होने वाले फ्रॉड को बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत सही। चलिए दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, मेंटल कैपेसिटी और कंसेंट, मतलब मानसिक क्षमता और सहमति। हमने देखा कि प्राचीन काल में कंसेंट का कोई खास रोल नहीं था, लेकिन मॉडर्न लॉ ने इसे बदल दिया। कानून कहता है कि दोनों पक्षों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वे एक वैलिड कंसेंट दे सके। राइट। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है जो किसी व्यक्ति को विवाह के ऑब्लिगेशन समझने या संतानोत्पत्ति के लिए अनफिट बनाता है, तो वो विवाह वैलिड नहीं होगा। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल हमारे सोर्सेज में है जो दिखाती है कि कानून कैसे साइंस के साथ इवॉल्व होता है। हाँ, 1999 से पहले की बात है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी को भी इस अयोग्यता की लिस्ट में रखा गया था। मतलब अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसकी शादी लीगली चैलेंज हो सकती थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की, ये साबित हुआ कि एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इससे इंसान की मेंटल कैपेसिटी पर कोई परमानेंट असर नहीं पड़ता। तो 1999 में एक अमेंडमेंट के जरिए इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। हाँ, ये लॉ का सोसाइटी और साइंस के साथ कदम मिलाकर चलने का बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या बात है। अब तीसरा पिलर तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एज यानी उम्र। लड़की की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज को जड़ से उखाड़ने के लिए ये बहुत जरूरी था। राइट। लेकिन जो चौथा और पांचवा पिलर है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो सीधे तौर पर साइंस, जेनेटिक्स और हमारे सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा है। बिल्कुल। चौथा पिलर है प्रोहिबिटेड डिग्रीज, मतलब निषिद्ध संबंध, और पांचवा है सापेंड रिलेशनशिप। आसान भाषा में कहें तो कानून कहता है कि आप अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं कर सकते, जैसे भाई बहन, चाचा भतीजी, बुआ भतीजा वगैरह। और सपेंड का रूल और भी स्पेसिफिक है। माता की तरफ से 3 पीढ़ियों के भीतर और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों के भीतर शादी की सख्त मनाही है। अब सवाल उठता है कि ये रूल्स क्यों बनाए गए? क्या ये सिर्फ कोई पुरानी सामाजिक बंदिश है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक और सोशियोलॉजिकल लॉजिक है। हाँ, मतलब डीएनए और जेनेटिक्स की मॉडर्न साइंस के डिस्कवर होने से बहुत पहले ही प्राचीन भारतीय समाज ने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि अगर क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बीच शादी होती है, जिसे इनब्रीडिंग कहते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों में रिसेसिव जीन्स के एक्टिव होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। राइट, जिससे बच्चों में कंजेनिटल डिजीज या जन्मजात बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। और इसके अलावा इसका एक सोशियोलॉजिकल एंगल भी था। प्राचीन समाज चाहता था कि परिवार सिर्फ अपने ही कुनबे तक सीमित ना रह जाएं। हाँ, दूर के परिवारों में शादियां करने से सोशल अलायंसेस बढ़ते थे, नेटवर्क बड़ा होता था और जेनेटिक पूल भी डाइवर्स होता था। और आज का मॉडर्न हिंदू मैरिज एक्ट इस एंशिएंट विजडम को लीगली एनफोर्स करता है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन? हाँ वो कस्टम्स वाला? हाँ, अगर किसी विशेष समुदाय का कस्टम या प्रथा करीबी रिश्तेदारों में शादी की अनुमति देता है, जैसे साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में क्रॉस कजन मैरिजेस होती हैं, तो लॉ उस कस्टम की रिस्पेक्ट करता है। वाओ! तो ये थे एक वैलिड मैरिज के 5 पिलर्स। लेकिन क्या हो अगर कोई इन रूल्स को तोड़ दे? मतलब मान लीजिए किसी ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली, या फिर किसी ने अपने सगे चाचा की बेटी से बिना किसी कस्टम के शादी कर ली। कानून ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है? यहाँ लॉ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता है, वॉइड और वॉइडेबल विवाह, मतलब शून्य और शून्य करणीय। तो वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है? वो बहुत क्लियर है। अगर आपने मोनोगैमी, प्रोहिबिटेड डिग्री या सपिन रिलेशनशिप का रूल तोड़ा है, तो वो शादी कानून की नजरों में जीरो है। मतलब लीगली वो शादी कभी एग्जिस्ट ही नहीं की। एग्जैक्टली। इसके लिए कोर्ट से कोई फॉर्मल कैंसलेशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये शुरुआत से ही नल एंड वॉइड है। और दूसरी तरफ है वॉइडेबल मैरिज। हाँ, ये वो सिचुएशंस हैं जहां बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन उसकी फाउंडेशन में कोई डिफेक्ट है। जैसे? अगर शादी के लिए कंसेंट धोखे से या जबरदस्ती बंदूक की नोक पर ली ही हो, राइट। या फिर शादी के समय कोई पार्टनर इम्पोर्टेंट यानी नपुंसक हो और ये बात छुपाई गई हो, या पत्नी शादी से पहले ही किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट हो। तो ऐसी सिचुएशंस में शादी ऑटोमेटिकली जीरो नहीं होती। ये तब तक वैलिड है जब तक कि अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाकर उसे चैलेंज ना करे और रद्द ना करवाए। बिल्कुल। अब यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो इंसानियत और लॉ के इंटरसेक्शन पर खड़ा है, एक बहुत ही डीप मॉरल डिलेमा। हाँ, जरा सोचिए, अगर कोई आदमी अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी कर लेता है, लीगली वो दूसरी शादी वॉइड है, कभी हुई ही नहीं। लेकिन मान लीजिए उस दूसरी शादी से बच्चा पैदा हो जाता है, उस मासूम बच्चे का क्या स्टेटस होगा? ट्रेडिशनल हिंदू लॉ और पुराने समाजों में ऐसे बच्चों को नाजायज या इललेजिटिमेट का टैग दे दिया जाता था, जो कि समाज की एक बहुत ही क्रूर सच्चाई थी। माता पिता की गलती की सजा उस बच्चे को जिंदगी भर भुगतनी पड़ती थी। ना समाज में सम्मान मिलता था और ना ही परिवार की प्रॉपर्टी में कोई हक। लेकिन 1955 के एक्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट के प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशंस ने इस अन्याय को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इस कॉन्टेक्स्ट में रेवाना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन केस एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद खूबसूरत और मानवीय फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भले ही माता पिता का विवाह वॉइड हो या वॉइडेबल हो, भले ही समाज या कानून की नजरों में वो शादी जीरो हो, बिल्कुल, लेकिन उस शादी से पैदा हुआ बच्चा लीगली पूरी तरह से वैलिड और लेजिटिमेट माना जाएगा। ये एक माइंड ब्लोइंग शिफ्ट था। कानून ने साफ कर दिया कि वो गलत काम करने वाले अडल्ट्स को सजा देगा, जैसे बाइगैमी के लिए, लेकिन उस इनोसेंट बच्चे को सजा नहीं देगा जिसकी कोई गलती ही नहीं है। इतना ही नहीं, लॉ ने ये भी इंश्योर किया कि ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा मिलेगा। सच में ये ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए, अब तक हमने रूल्स, कंडीशंस और वायोलेशंस की बात की। अब शादी के प्रोसेस की बात करते हैं। मान लीजिए सब कुछ लीगल है, उम्र सही है, मोनोगमी है, सपिन रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या सिर्फ कोर्ट में जाकर एक पेपर पर सिग्नेचर करने से हिंदू विवाह पूरा हो जाता है? यहीं पर एक्ट का वो हाइब्रिड नेचर फिर से सामने आता है। लॉ साफ कहता है कि हिंदू विवाह सिर्फ एक सिविल रजिस्ट्री नहीं है। इसके लिए ट्रेडिशनल रिचुअल्स का होना अनिवार्य है। सेक्शन 7 कहता है कि अगर किसी समुदाय में सप्तपदी, हाँ, यानी पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना, हाँ, अगर वो प्रथा का एक जरूरी हिस्सा है, तो लीगली शादी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक वो 7वां कदम पूरा नहीं हो जाता। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। एक तरफ हमारे पास आईपीसी के क्रिमिनल सेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, और दूसरी तरफ एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन आज भी अग्नि के सामने लिए गए उस 7वें कदम पर आकर टिकती है। ये एक एंशिएंट ट्रेडिशन और मॉडर्न लॉ का एक अनबिलीवेबल फ्यूजन है। लेकिन आधुनिक दुनिया सिर्फ रिचुअल्स पर नहीं चलती ना, इसे प्रूफ चाहिए। इसीलिए कानून ने सेक्शन 8 के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी बनाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी थी। देश में होने वाली सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है। उन्हें लगता है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या शादी इलीगल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, शादी उन 7 फेरों से ही लीगली बाइंडिंग हो जाती है। राइट। रजिस्ट्रेशन सिर्फ उस शादी का एक स्टेट वेरीफाइड प्रूफ है, ताकि भविष्य में कोई मुकर ना सके।
या वीजा वगैरह जैसे इश्यूज में कोई लीगल हर्डल ना आए। चलिए, शादियां तो हो गईं, लेकिन जहां मिलन है वहां अलगाव भी हो सकता है। और यहीं से हम इस डीप डाइव के सबसे सेंसिटिव हिस्से में एंटर करते हैं, द एंड ऑफ अ मैरिज। जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। विवाह को अनब्रेकेबल माना जाता था। लेकिन 1955 के लॉ ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि कभी-कभी कुछ रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। और तब सेक्शन 13 ने डिवोर्स का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। डिवोर्स को लेकर लॉ मुख्य रूप से 3 थ्योरीज पर काम करता है। पहली है फॉल्ट थ्योरी, यानी दोष का सिद्धांत। इसके पीछे लॉजिक यह है कि अगर मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और किसी एक पार्टनर ने उसकी बेसिक टर्म्स को तोड़ा है, तो दूसरा पार्टनर आजाद होने की मांग कर सकता है। राइट, जैसे एडल्ट्री, क्रुएल्टी या डिजर्शन, मतलब बिना बताए सालों तक छोड़कर चले जाना। और इसी फॉल्ट्स थ्योरी के तहत महिलाओं को कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे अगर पति ने हिंदू कोड लागू होने से पहले बहुविवाह किया था, या अगर पत्नी को कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सालों से मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तो वो तलाक की डिमांड कर सकती है। लेकिन समय के साथ लॉ को समझ आया कि रिश्ते हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। जरूरी नहीं कि हमेशा कोई एक ही विलन हो। बिल्कुल, कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक साथ खुश नहीं रह पाते। इसी सोच के साथ 1976 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया, म्यूचुअल कंसेंट, यानी आपसी सहमति से तलाक। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इसने तय किया कि अगर पति पत्नी दोनों को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, वे डिग्निटी के साथ अलग हो सकते हैं। और हाल ही के सालों में एक तीसरी थ्योरी बहुत चर्चा में आई है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब विवाह का पूरी तरह से टूट जाना। हाँ, मान लीजिए कोई मैरिज फॉल्ट थ्योरी में फिट नहीं बैठती और म्यूचुअल कंसेंट भी नहीं हो पा रही क्योंकि एक पार्टनर डिवोर्स नहीं दे रहा। लेकिन रियलिटी में वो शादी सालों से एक डेड शेल बन चुकी है। कोई इमोशंस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। क्या कानून को ऐसे लोगों को एक डेड रिलेशनशिप में बांध कर रखना चाहिए? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस में एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन दिया। राइट, कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर कोई शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और उसके बचने की जीरो पॉसिबिलिटी है, तो कोर्ट उस रिश्ते को खत्म करने का आदेश दे सकता है। ये दिखाता है कि लॉ अब मैरिज को सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बचाने के बजाय इंडिविजुअल्स की मेंटल पीस और लिबर्टी को ज्यादा महत्व देने लगा है। हालांकि डिवोर्स हमेशा आखिरी रास्ता होता है। कानून रिश्ते को बचाने का भी एक मौका देता है, जिसे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। हाँ, रेस्टिट्यूशन मतलब अगर कोई पार्टनर बिना ठोस वजह के घर छोड़कर चला जाता है, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट से गुहार लगा सकता है कि इन्हें वापस मेरे साथ रहने का ऑर्डर दिया जाए। और जुडिशियल सेपरेशन एक तरह का लीगल पॉज बटन है। कोर्ट कहता है कि ठीक है, तलाक मत लीजिए, लेकिन लीगली कुछ समय के लिए अलग अलग रहिए, ताकि लोग ठंडे दिमाग से सोच सकें और शायद अपने रिश्ते को एक और चांस दे सकें। बिल्कुल। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समराइज करें तो पिक्चर बहुत क्लियर है। हिंदू विवाह ने स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट तक का एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स सफर तय किया है। 1955 के एक्ट ने 5000 साल पुरानी मान्यताओं को 21वीं सदी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ब्लेंड करके एक बेहतरीन बैलेंस क्रिएट किया। आज का हिंदू विवाह न तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह एक प्योर कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है और न ही ये प्राचीन काल की तरह एक ऐसी अंधी परंपरा है जिसमें लोग घुट-घुट कर जीने को मजबूर हों। ये एक इवॉल्विंग एंटिटी है और इसी इवोल्यूशन को देखते हुए अंत में एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? देखिए, आज का समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, और हाल ही में सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पूरे देश ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने पर एक बहुत बड़ी डिबेट देखी है। तो जरा सोचिए, अगर हिंदू विवाह का मूल उद्देश्य कभी सिर्फ धर्म की प्राप्ति और संतानोत्पत्ति माना जाता था, और आज वो शिफ्ट होकर कंपेनियनशिप और म्यूचुअल सपोर्ट की तरफ बढ़ चुका है, तो आज से 50 साल बाद एक वैलिड मैरिज की परिभाषा क्या होगी? क्या तब तक विवाह का वो रिलीजियस हिस्सा, वो पवित्र अग्नि और 7 फेरे पूरी तरह से धुंधले हो जाएंगे? या क्या विवाह सिर्फ कोर्ट में साइन किया गया एक डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा? या फिर हमारी परंपराएं खुद को किसी नए और भी आधुनिक रूप में ढाल लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको किसी लॉ बुक या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इसका जवाब आने वाले समय का समाज खुद तय करेगा। तो इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा और अपनी खोज जारी रखिएगा। आज के हमारे इस डीप डाइव में इस सफर पर चलने के लिए शुक्रिया।
हमेशा क्यूरियस रहिए, कीप लर्निंग।